हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा में अध्याय पार्ट 10। चलिए देखते हैं आज हम पार्ट 10 में क्या जानने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम कुछ उदाहरणों की बात करेंगे। उदाहरण 7.8, 7.9 और 7.10 की हम चर्चा करने वाले हैं। ये एग्जाम्पल जो है, जो भी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में जो भी हमने देखा है, उससे रिलेटेड जो भी हमने कॉन्सेप्ट, जो भी फॉर्मूले हमने डिस्कस किए हैं, उसी के कुछ एप्लीकेशंस के तौर पर हम इन उदाहरणों को देखेंगे ताकि आपको और अच्छे से वो टॉपिक समझ में आ जाए। तो लेट्स डिस्कस। सबसे पहले हम बात करते हैं उदाहरण 7.8 की। तो उदाहरण 7.8 में कहा गया है कि हमारे पास एक 200 283 वोल्ट शिखर वोल्टा एवं 50 हर्ट्ज आवृत्ति की एक जावक्रीय वोल्टा एक श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ से जुड़ी है। ये हमारे पास वोल्टेज का मान गिवन है एंड दिस इज आवृत्ति की वैल्यू हमें गिवन है म्यू। इसमें R की वैल्यू 3 ओम, L की वैल्यू है 25.48 मिली हेनरी एंड C यानी कैपेसिटेंस की वैल्यू गिवन है 796 माइक्रो फैराड। हमें ज्ञात करना है, कुछ नंबर ए पॉइंट में बोला गया है कि परिपथ की प्रतिबाधा प्रतिबाधा यानी कि हमें जेड यहाँ से कैलकुलेट करना है। बी पार्ट में कहा गया है कि स्रोत के सिरों के बीच लगी वोल्टता V तथा परिपथ में प्रभावित होने वाली धारा के बीच का अंतर यानी हमें कैलकुलेट करना है 5। एंड सी पार्ट में बोला गया है कि परिपथ में होने वाला शक्ति क्षय यानी T। एंड डी पार्ट में बोला गया है शक्ति गुणांक यानी कि cos 5। यानी ये सारी चीजें हमें कैलकुलेट करनी है और कुछ चीजें हमें गिवन है। तो दिस इज वेरी इजी उदाहरण 7.8 बिकॉज आपको जो भी फॉर्मूले हमने प्रीवियस स्लाइड्स में प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किए हैं, आपको वही यहाँ पे पुटअप करना है और जस्ट इसकी वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करनी है। तो इसे आप पहले खुद करने की ट्राई कीजिए क्योंकि बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है। आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए बस, और फिर आप इसको इजिली जो है यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए पहले आप इसे खुद ट्राई कीजिए, देन हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में पूछा गया हमें प्रतिबाधा यानी परिपथ की प्रतिबाधा का सूत्र हम जानते हैं। वो होता है जेड बराबर एक्स अंडर रूट ऑफ आर आर वेट। जो हमारा सूत्र होता है दैट इज जेड बराबर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। तो इस सूत्र के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, आर की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है लेकिन हमें एक्सएल और एक्ससी की वैल्यू नहीं पता है। तो इसलिए हमें पहले एक्सएल एंड एक्ससी की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एक्सएल की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। एक्सएल बराबर होता है 2 पाई म्यू एल, जहाँ पे हमें सारी वैल्यू गिवन है। हमें आवृत्ति की वैल्यू हमेरे पास गिवन है क्योंकि आवृत्ति बोली गई है 50 हर्ट्ज। एल यानी कि हमारे पास बोला था प्रेरक की वैल्यू दैट इज 25.48 मिली हेनरी। तो आप इसको हेनरी में कन्वर्ट करेंगे यानी 10⁻³ से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देन हमारे पास एक्सएल की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 8 ओम। इसी तरह से आप एक्ससी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। एक्ससी बराबर होता है 1/√1/2 पाई म्यू सी। तो यहाँ पे भी आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। सी की वैल्यू हमें हमारे पास माइक्रो फैरड में दे रखी थी, तो माइक्रो फैरड को आप फैरड में कन्वर्ट करेंगे। फैरड में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसे 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारे पास एक्ससी की वैल्यू आ जाती है 4 ओम। तो हमारे पास सारी वैल्यू आ चुकी है, तो आप इस फॉर्मूले में यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं और यहाँ से प्रतिबाधा यानी जेड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से ए पार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप बी पार्ट को सॉल्व करेंगे जिसमें हमें पूछा गया है कला अंतर यानी फाई की वैल्यू। तो फाई का सूत्र हम जानते हैं दैट इज tan इनवर्स एक्ससी माइनस एक्सएल अपॉन आर। तो यहाँ पर आपने अभी अभी एक्ससी एंड एक्सएल की वैल्यू कैलकुलेट करी थी, तो वही आप यहाँ पे पुटअप करेंगे और फिर आपके पास कला अंतर की वैल्यू यहाँ से निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो आंसर आया है वो माइनस में आ रहा है, यानी फाई की वैल्यू ऋणात्मक है। तो ऋणात्मक का मतलब क्या होता है कि जो परिपथ हमारे पास है वहां पर जो धारा है वो स्रोत के सिरों के बीच जो वोल्टता है उससे पीछे है, यानी जो करंट है वो वोल्टेज से पीछे चल रही है। सी पार्ट में बोला गया है कि परिपथ में शक्ति क्षय बताना है। शक्ति क्षय यानी कि पी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो P इज इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर। तो इस तरह से हम जानते हैं हमारे पास आई स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं दैट इज आई एम अपॉन अंडर रूट 2। तो आई एम अपॉन अंडर रूट 2 होता है, तो आप इसकी वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कीजिए आई की वैल्यू दैट इज 40 एम्पियर।
और फिर आप धारा की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे क्योंकि आर हमें पता है। तो इस तरह से यहाँ पे शक्ति से आ जाता है 4800 वॉट। डी पार्ट में बोला गया है शक्ति गुणांक यानी कॉस फाई, तो फाई की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी बी पार्ट में, तो यहाँ से आप रख सकते हो उसी वैल्यू को, तो आपके पास कॉस फाई की वैल्यू यहाँ से निकल कर आ जाएगी। तो इस तरह से ये वाला उदाहरण हमारा सॉल्व होता है। अब हम नेक्स्ट उदाहरण पे चलते हैं, दैट इज 7.9। तो 7.9 उदाहरण पे हमें क्या बोला गया है कि माने कि पूर्व उदाहरण में वर्णित स्रोत की आवृत्ति परिवर्तनशील है। सो ए पार्ट इज स्रोत की किस आवृत्ति पर अनुनाद होगा, यानी वो आवृत्ति हमें कैलकुलेट करनी है जिस पर अनुनाद की स्थिति हमें देखने को मिलती है। बी पार्ट में बोला गया है कि अनुनाद की अवस्था में प्रतिबाधा, धारा और क्षय शक्ति की गणना कीजिए। तो इस उदाहरण में आपको पता होना चाहिए कि अनुनाद में हमने क्या क्या डिस्कस किया था, अनुनाद की स्थिति क्या क्या थी। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हम जानते हैं कि अनुनाद की स्थिति में क्या होता है, अनुनाद की जो व्यावृत्ति जिस पर अनुनाद होगा वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो हम जानते हैं कि जो म्यू होता है वो बराबर होता है ओमेगा अपॉन 2 पाई के, क्योंकि जो आवृत्ति होती है उसकी वैल्यू बराबर होती है ओमेगा अपॉन 2 पाई की। और हम जानते हैं कि जो ओमेगा होता है अनुनाद की स्थिति में उसकी वैल्यू होती है 1/√LC। तो एल और सी की वैल्यू आपको वही रखनी है जो कि प्रीवियस वाले उदाहरण में दे रखी थी। उदाहरण 7.8 में जो वैल्यू हमें एल और सी की गिवन थी वही वैल्यू आपको यहाँ पे यूज करनी है। तो अगर आप वो यूज करेंगे तो हमारे पास ओमेगा नॉट की वैल्यू कैलकुलेट होकर आती है 222.1 रेडियन पर सेकेंड। तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जब आपके पास ओमेगा की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट हो गई है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर v की वैल्यू आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि v बराबर होता है ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो यहाँ पे आप इस वैल्यू को रखेंगे तो आपके पास ओमेगा की वैल्यू सॉरी v की वैल्यू यानी आवृत्ति, वह आवृत्ति जिस पर अनुनाद करेगा वो परिपथ, उसकी वैल्यू आपके पास कैलकुलेट होकर आ जाती है, दैट इज 35.4 हर्ट्स। अब हम बात करते हैं बी पॉइंट की। तो बी पॉइंट में पहला पूछा गया है अनुनाद के लिए प्रतिबाधा। तो देखो, अनुनाद की स्थिति में हम जानते हैं कि एक्सी बराबर होता है एक्सएल, यानी वहां पे सिर्फ और सिर्फ जो जेड होता है, जो प्रतिबाधा का मान होता है वो आर के ऊपर आ जाता है। अगर आप अनुनाद वाले लेक्चर को याद करेंगे तो आपको याद में आएगा कि अनुनाद की स्थिति में एक्सी बराबर होता है एक्सएल, यानी अनुनाद में जेड बराबर हो जाता है आर के बराबर। और आर की वैल्यू हमें पता ही है क्या है, आर की वैल्यू से 3 ओम में क्वेश्चन में गिवन है आर की वैल्यू। तो वही हमारे पास जेड की वैल्यू यहाँ पे निकल कर आ जाती है। सेकंड पूछा गया आरएमएस धारा। तो आरएमएस धारा आप निकाल सकते हैं, दैट इज वी अपॉन जेड, और जेड मतलब आर। ठीक है, तो वी अपॉन आर है, तो वी की वैल्यू हमें पता है, आर की वैल्यू हमें पता है, तो आप यहाँ से इसकी इजिली आरएमएस की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और हमसे नेक्स्ट पूछा गया था शक्ति क्षय। तो आप यहाँ से इसलिए शक्ति क्षय में निकाल सकते हैं कि P बराबर होता है I²R। तो यहाँ पे वैल्यू को पुटअप कर दीजिए और यहाँ से शक्ति क्षय की वैल्यू आ जाएगी 13.35 किलो वॉट। तो इस तरह से हमारा ये वाला जो एग्जाम्पल था वो सॉल्व हो जाता है। आगे हम बात करते हैं उदाहरण 7.10 की। तो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड हमारे पास उदाहरण है, तो इसको आप ध्यान से समझेंगे। तो उदाहरण में क्या कहा गया है कि किसी हवाई अड्डे पर, एयरपोर्ट पर सुरक्षा कारणों से किसी व्यक्ति को धातु संसूचक के द्वार पर से गुजारा जाता है। यदि उसके पास कोई धातु से बनी वस्तु है तो धातु संसूचक से एक ध्वनि निकलने लगती है। यह संसूचक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। जैसे हम जानते हैं कि जब हम एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वहां पे जब हमारी चेकिंग होती है तो हमें क्या होता है, एक डोर से, ऐसे डोर से हमें गुजारा जाता है जहां पर हमारी चेकिंग होती है। तो वहां पे अगर हमारे पास हमारे पॉकेट में कहीं भी अगर कोई मेटल से बनी कोई भी चीज होती है तो वहां से एक हमें सायरन की आवाज सुनाई देती है, कुछ हमें साउंड जो है वहां पे सुनाई देती है। तो ये कह रहे हैं कि ये जो साउंड में सुनाई देती है, जो ये पूरा सिस्टम है, वो कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड है, कौन से सिद्धांत पर ये कार्य करते हैं, वो हमें डिस्कस करना है। चलिए इसको समझते हैं। तो ये जो सिद्धांत होता है इसको समझने से पहले आप ये समझिए कि इसमें केस क्या होता है। अगर इसको समझें तो हम जानते हैं कि हमारे पास ये जो डोर होता है, बेसिकली जिस डोर से हमें गुजारा जाता है, वो जो डोर होता है बेसिकली वो बहुत सारे फेरों वाले डोर होता है, बहुत सारे फेरे उसमें लगे होते हैं।
बहुत सारी कुंडली के फेरे उसमें लगे हुए होते हैं उस डोर पर, और उस डोर से में गुजारा जाता है। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रेरक के तरह ये डोर जो है वो काम करता है। और इस डोर में जो लगा होता है, हम जानते हैं कि इस डोर में एक एसी वोल्टेज लगा होता है, इसमें एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है जो करंट को मेजर करने का काम करता है। यहाँ पे हम एक सायरन जो है जहाँ से आवाज में सुनाई देगी, एक सायरन यहाँ पे लगा हुआ होता है इस तरह से। और ये जो होता है हमारा परिपथ, ये एक तरह से कैपेसिटर से भी जो है यहाँ पे इसमें जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो जैसे ही क्या होता है, जो एक ये जो हमारा परिपथ होता है इसको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि ये अनुनाद की स्थिति पर कार्य करता है। यानी कि यहाँ पर जो एक्सी होता है उसका मान जो होता है वो एक्सएल के बराबर हो जाता है। किसके बराबर हो जाता है? एक्सएल के बराबर। एक्सी का मान जो होता है वो एक्सएल के बराबर हो जाता है अनुनाद की स्थिति में। और जैसे ही हम इसके अंदर से, इस डोर के अंदर से कोई मेटल की वस्तु गुजरती है, यानी मेटल की वस्तु यहाँ पे कोई आती है, तो हम जानते हैं किसी भी प्रेरक में जब हम धातु की कोई वस्तु लाएंगे, धातु की कोई वस्तु लाते हैं, तो उसका जो प्रतिबाधा होता है, रेजिस्टेंस होते हैं, वो बढ़ जाता है। यानी कि उसमें रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाता है इसका मतलब धारा की जो वैल्यू होती है वो कम हो जाती है। और जैसे ही धारा की वैल्यू कम होगी, तो ये जो यहाँ पे धारा मापे लगा है, यानी गैल्वेनोमीटर लगा है, उसमें कुछ विक्षेप होता है। और विक्षेप होने पर यहाँ पे सायरन के बारे में सुनाई देती है। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल पे ये काम करते हैं हमारे पास। तो आगे स्लाइड में हम इसको समझते हैं और थ्योरेटिकल। तो हम ये समझ चुके हैं कि जो ये हमारे पास जो धातु संसूचक होता है वो एसी परिपथों में अनुनाद के सिद्धांत पर कार्य करता है, एक रेजोनेंस के प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। जब हम किसी जब हम किसी धातु संसूचक से गुजरते हैं उस धातु संसूचक से, तो वास्तव में आप अनेक फेरों वाले कुंडली से होकर गुजरे। जो डोर होता है वो अनेक फेरों वाले कुंडली से बना हुआ होता है। यह कुंडली एक ऐसे समस्वरी संधारित्र से जुड़ी होती है। तो हमने जैसे डिस्कस किया कि वो एक संधारित्र से जुड़ी होती है जहाँ पे एक समस्वरित लगा हुआ होता है, जिसके कारण परिपथ जो होता है वो अनुनाद की स्थिति में होता है। जो हमारा पूरा परिपथ होता है वो एक अनुनाद की स्थिति में होता है। अनुनाद की स्थिति में आप जानते हैं कि एक्सी बराबर होता है एक्सएल के। जब आप जेब में धातु लेकर कुंडली से गुजरते हैं, ठीक है, तो परिपथ की जो प्रतिबाधा होगी वो परिवर्तित हो जाएगी। यानी जो रेजोनेंस की स्थिति बनी हुई थी उसमें कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। जैसे ही चेंजेस देखने को मिलते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, परिपथ में प्रभावित होने वाली धारा में भी क्या होगा, कॉस परिवर्तन होगा। क्योंकि अगर प्रतिबाधा में चेंजेस आ रहे हैं तो धारा में भी परिवर्तन आता है। और जैसे ही धारा में परिवर्तन आता है तो धारा का ये जो परिवर्तन होता है वो संसूचित होता है, और इलेक्ट्रॉनिक परिपाथी के कारण चेतावनी की हमें ध्वनि सुनाई देती है। तो इस तरह से ये हमारा वर्क करता है धातु संसूचक। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस प्रिंसिपल पे हमारा ये काम करता है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, राइट। तो आज के लिए इतना ही। अब हम जान लेते हैं रिव्यू, हमने क्या क्या जाना। तो हमने इस चैप्टर में बेसिकली उदाहरणों को डिस्कस किया कॉन्सेप्ट्स वाइज, और हमने कुछ फॉर्मूले की हेल्प से उदाहरणों को डिस्कस किया। तो ऑफ कोर्स पूरा अपेक्षा ये थी कि आपको इससे पहले वाले लेक्चर्स पता होना चाहिए, एलसीआर परिपथ आपको पता होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि अनुनाद क्या होता है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या जानेंगे, इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम एलसी दोलन के बारे में पढ़ेंगे और उससे जुड़े हुए उदाहरण 7.11 को डिस्कस करेंगे। तब तक के थैंक यू, बाय।